देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियों को लेकर। दरअसल मिशन 2024 को लेकर बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से हर वर्ग को किसी न किसी तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, जिससे विपक्ष का कोई भी दाव कामयाब ना हो। और इसी क्रम में बीजेपी अब अभियान चलाने की तैयारी में है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी पूरी तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब खबर यह भी है कि अब विपक्षी मोर्चा की तीसरी बैठक यूपी में हो सकती है, जिसकी मेजबानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करने वाले हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। 2024 की जंग में किसका जमेगा रंग? क्या बीजेपी का लाभार्थी अभियान से विपक्ष हो जाएगा परेशान? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। सीधे सवाल और सीधे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लाभार्थी शुरू करने जा रही है। इस लाभार्थी मिशन के तहत अब जितने भी लाभार्थी जिन्हें योजनाओं का फायदा मिला है, जो भी लाभ पा चुके हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। बाकायदा हर जिले में हर ब्लॉक लेवल पर ये लाभार्थी फीडबैक अभियान शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिससे ना सिर्फ जागरूकता फैलेगी बल्कि मोदी सरकार से जिन जिन लोगों को फायदा पहुंचा है, एक माउथ टू माउथ मैसेजिंग भी होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अब तीसरे मोर्चे की मेजबानी करेगा। समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तीसरे मोर्चे की ये जो तीसरी बैठक होगी, ये लखनऊ में होगी और या उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी हो सकती है। आसार हैं कि लखनऊ में ही हो। अखिलेश यादव इसकी मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी इस बैठक को तय किया जाएगा और तीसरे मोर्चे के जो भी सभी घटक दल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिनमें आगे की चीजें यानी सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, आगे की क्या चीजें होंगी, इन सारे बातों को लेकर ना सिर्फ चर्चा होगी बल्कि बहुत सारी बातें आगे तय भी हो सकती हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, वाराणसी, इंडिया न्यूज। तो देखिए, आपको बता दें, बीजेपी न सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है 2024 के मिशन को लेकर, लेकिन बीजेपी बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रही है ऑपरेशन लाभार्थी के तहत। इसमें सरकार अपनी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लेगी आम जनता से, उन लाभार्थियों से जिन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। तो देखिए, टू वे कम्युनिकेशन एक तरह से किया जाएगा। एक तरफ से जो जनता को कैसे उनकी जिंदगी में ये योजनाएं महत्वपूर्ण है और कैसे उनकी जिंदगी इन योजनाओं से बदल गई है, इसको लेकर फीडबैक बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ तारिक खान साहब जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। सर, आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तारिक खान साहब, आपके पास आऊंगी। और देखिए, बीजेपी की तरफ से अब ये मिशन लाभार्थी चलाया जा रहा है, जहां पर सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका लाभ जनता को पहुंचा है, उनसे अब फीडबैक लेने की तैयारी में है बीजेपी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इनकी जो इस तरीके की टिफिन खाने की योजना, टिफिन खाएंगे और उसके बाद सब्जियों का दाम जब महंगा होगा तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब करते रहे। किसान सम्मान निधि की बात करें, अभी प्रधानमंत्री उसकी एक और किस्त जारी करने हैं, 6,000 रुपए प्रति परिवार प्रति साल। और अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग हैं मैम, तो लगभग 3 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आता है। क्या ये एनफ है आपके हिसाब से? किसान सम्मान, बिल्कुल सर। देखिए, किसान सम्मान निधि पे बिल्कुल बात करेंगे सर। सबसे पहले ये बताइए जरा, लाभार्थी योजना, जो लाभार्थी फीडबैक जो लिया जा रहा है, कितना इसका फायदा, कितना बेनिफिट आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? ये फीडबैक ही है, किसान सम्मान निधि का फीडबैक ही दे रहा हूँ कि क्या 3 रुपए में एक टमाटर के हम 4 हिस्से करेंगे तो उसका एक कोना भी मिलेगा 3 रुपए में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर एक परिवार में गांव में सदस्य ज्यादा होते हैं, अगर 4 से 6 सदस्य हैं तो 3 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दे रहे हैं। तो उसमें अगर एक टमाटर के 4 भाग करेंगे
तो क्या उसका एक 1/4 भी टमाटर का मिल पाएगा उस व्यक्ति को या नहीं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। योजना का फीडबैक लेंगे। 100 आपने मेट्रो सिटीज, स्मार्ट सिटीज बनाने को कही थी, बन गई। कितने शहरों में आपने मेट्रो स्टार्ट कर दी? कल आगरा में स्टार्ट की, लखनऊ में हमारे ही टाइम में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कितने शहरों में आपने स्टार्ट कर दी? गिनाने के लिए याद करके आते हैं कि इतने इज्जत घर बांट दिया। अरे जब पेट में खाना नहीं बचेगा तो इज्जत घर पार्टी करेगा क्या? और इतने गैस कनेक्शन बांट दिए और इतने पैसे यहाँ बांट दिए, इतने पैसे यहाँ बांट दिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। क्या धरातल पे वो पहुंच रही है? और जितना आप दे रहे हैं क्या वो एनफ है? क्या किसान सम्मान निधि जितनी आप दे रहे हैं क्या उससे काम चल सकता है किसी का? क्या जो गरीबी है उससे खत्म हो जाएगी? जेपी नड्डा इनके अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 1% लोग गरीब रह गए, तो कोई गरीब बचा ही नहीं। कोई गरीब बचा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई डेटा वो लेके आए थे यूएन से, यूनेस्को का, उसके हिसाब से 1% लोग सिर्फ गरीब बचे। तो जब कोई गरीब बचा ही नहीं तो करने की जरूरत क्या है? एसएन सिंह साहब, मुझे लगता है आप जवाब देंगे तारिक साहब की बात का। नहीं, तारिक साहब बहुत अच्छी बात कहे। होता क्या है परिवार में, कभी एक लड़का रोता है, उसको माँ बाप कहते हैं कि हम ये भी चीज दिए हैं फिर भी क्यों रो रहा है। फिर दूसरी चीज देते हैं, भाई ये ले लो, रोना बंद कर दो, फिर भी रोता है। तीसरी चीज दिया जाता है, फिर भी रोता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसको रोने की बीमारी हो गई है। वो किसी चीज को देखेगा नहीं, वो नकारात्मक सोच पे ही रखेगा। आप देखिए लाभार्थी वर्ग क्या होता है। कुछ सरकारें ऐसी होती थी जो टोपी पहनती थी और टोपी पहनाने का कार्य करती थी। लाभार्थी वर्ग वो होता है, वो शोषित, वो वंचित, वो दलित, वो पीड़ित, जिसको आवास दिया जाता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने आवास दिए गए देश के इतिहास में उतना आवास किसी ने नहीं दिया। जितने बिजली, पानी और सड़क सुरक्षा के लिए कार्य किए गए, किसी सरकारों ने उस तरह के कार्य को नहीं किया। इन्होंने कहा 6,000 रुपए इनको कम लगता है। भाई 13 चीनी मिले बेचकर किसानों को कौन सा फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे थे? देखिए हम तो जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लाभार्थी वर्ग उससे खुश है। और आप देखिए होंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास इस लाभार्थी वर्ग के नाते बदल जाता है। इन्होंने पूछा हम काम क्या किए हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बड़े बड़े एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, आज रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश, काशी कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश। लेकिन सर देखिए उपलब्धियां इतनी गिना रहे तो आखिर लाभार्थियों से फीडबैक लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे साथ दो और प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। डॉली शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं, साथ ही जनार्दन मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप दोनों का एक बार मैं स्वागत करूंगी। और डॉली शर्मा जी, देखिए यही बात की जब इतनी उपलब्धियां हैं सरकार की तो आखिर फीडबैक लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस वक्त बीजेपी को? देखिए उपलब्धियां इनकी जो है वो सिर्फ किताबों में होती है, क्योंकि आज जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है उसी पर देखिए किस तरीके से इनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। पूरा देश देख रहा है। जब इनसे ये बोले बेटी बचाओ, बोलते हैं बचाते बलात्कारी को हैं, बोलते हैं किसान को बचाएंगे, बचाते अपने नेता के बेटे को हैं। अब जहां कहीं भी बात आती है जो ये कहते हैं, इन कथनी और करनी के फर्क आज देश की जनता को दिखते हैं। जब किसान एमएसपी मांगता है उन पर डंडे बरसाते हैं, उनके लिए कील बिछाते हैं। तो ये अपनी इन उपलब्धियों की शायद ये बात करना भूल गए कि ये जो उपलब्धियां हैं ना इनकी, वो आज देश की जनता, देश का युवा देख रहा है। जब वो युवा नौकरी मांगता है ना, ये डंडे बरसाते हैं और भर्ती घोटाले होते हैं इनके यहाँ, लगातार भर्ती घोटाले। और भाजपा शासित किसी प्रदेश को आप उठाकर देख लीजिए, आज आप अखबार उठाएंगे आपको पता लगेगा कि कितने पद रिक्त हैं जिन पर आज भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। लेकिन युवा को नौकरियां देने की जब आप बात करेंगे, इनके पास कुछ है नहीं। महंगाई से आप देखिए जनता कितनी त्रस्त है। 200, 250 किलो प्रति किलो टमाटर, 200-250 रुपए किलो शिमला मिर्च, यही रेट मिर्ची, हरी मिर्ची का, धनिया का आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल और डीजल 70 साल में 70 नहीं पहुंचा और इन्होंने सेंचुरी पार कर दी 8-9 साल में। तो आज जो जनता को इन्होंने वादे करे, ये 80 करोड़ फ्री राशन की बात करते हैं, वो जनता पकाएगी किस पर? जिसके पास राशन खरीदने का पैसा नहीं है वो 1200 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेगा? आप जवाब ले लीजिएगा। बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और 80 करोड़ जनता को
ये अपने ऊपर निर्भर कर देते हैं राशन देने के लिए कि उनके बजाय उनको नौकरियां क्यों नहीं देते कि उनके घर में युवाओं को नौकरियां मिले ताकि वो इन पर डिपेंडेंट ना होकर नौकरियों में उनके पास कमाने के लिए पैसा हो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी नियति में जो खोट है वो जवाब ले लीजिए मेरे। क्लियर कट है, क्लियर कट है। एसएन सिंह साहब, डॉली जी एसएन सिंह साहब को सुनते हैं, उनका रिप्लाई जरा सुनते हैं। जनार्दन सर, मैं आपके पास आऊंगी। एसएन सिंह डॉली जी साहब, देखिए 10 सेकंड निश्चित तौर पे, और इनको जवाब का भी मौका देंगे। आप मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए बस। चलिए ठीक है, आप बात पूरी आजकल कीजिए। मेरठ में देखिए किस तरीके के किस्से सामने आए। इनके खुद के नेता पकड़े गए रिकॉर्डिंग करते हुए, किसकी? इन्हीं की, अपनी भाजपा नेत्रियों की। ये संस्कारों की बात करते हैं कि ये देश को संस्कार सिखाएंगे, संस्कारी नेता बनते हैं। अरे न कुलदीप सिंह सेंगर संस्कारी, न ब्रिजभूषण शरण सिंह संस्कारी, संस्कार न टैनी का बेटा संस्कारी। संस्कार के नाम की दुहाई तो ये भारतीय जनता जवाब दे दूं? पार्टी नहीं ना इस तरीके से बलात्कार। चलिए डॉली जी सुन लेते हैं, एसएन सिंह साहब को भी सुन लेते हैं। जनार्दन सर, मैं आपके पास आऊंगी। एसएन सिंह साहब, मैं तो 20 सेकंड लूंगा, 20 सेकंड के बाद आप लास्ट तक मुझसे मत पूछिए। मैं कह रहा हूं, मुझे बहन को नहीं पता, शायद बहन जो है इन अत्याचारियों के बारे में नहीं जानती हैं। जो नैना साहनी हत्याकांड, तंदूर कांड दिल्ली में हुआ है, वो कांग्रेस ने ही किया। हमारी बहन ये नहीं जानती है कि राजस्थान में, अब तकलीफ हो गया, अब सुन लीजिए, राजस्थान में महिलाओं के, राजस्थान में वर्तमान में, आप अरे राजस्थान में वर्तमान, अब सुनिए, तकलीफ वाली बहन सुनिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बहन सुनिए, अपनी बहन की चिंता करिए, बहनों की चिंता करिए, राजस्थान की चिंता करिए, इनको चुप कराइए भैया। डॉली जी मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा, डॉली जी लास्ट तक बोलने नहीं दूंगा। एसएन सिंह साहब, चिंता तो आपको मणिपुर की भी करनी चाहिए, चिंता तो आपको मणिपुर की भी करनी चाहिए ना। इस समय तो मणिपुर में आपकी सरकार है। इस पे मैं बात करूंगी, क्योंकि टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। जनार्दन जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। पहली बार आप हमारे साथ बैठी हैं, चुनाव की तैयारी है, तमाम से सुन लीजिए हमको, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अपने बलात्कारी भाइयों के बारे में सुन लीजिए। बेशक उनके हाथ में आप राखी बांधती होगी। करेंगे जनार्दन सर, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए डॉली जी का बता दो। 2024 को लेके ये फीडबैक पॉलिटिक्स क्या है, इसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, साथ ही जो इंडिया अलायंस है उससे इस वक्त क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक पीएम फेस जो है वो सामने नहीं आया है, सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा नहीं हुई है, और ये कयास लगाया जा रहा है कि तीसरी जो बैठक है वो लखनऊ में आयोजित होगी। सपा अध्यक्ष वहां पर इस बैठक की मेजबानी करेंगे। देखिए, पिछले एक दशक से ज्यादा की जो पॉलिटिक्स है हमारे देश में, वो एक बीजेपी के जो मतलब हम क्या जवाब तैयार कर सकते हैं इसको लेकर केंद्रित है। तो जो विपक्षी दल हैं वो निश्चित रूप से आपस में मिलते रहे हैं। आपने कई सारे समीकरण देखे। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो सपा कांग्रेस, सपा बसपा के साथ मिलाप हुआ, लेकिन उसके रिजल्ट भी इतने अनुरूप नहीं आए। तो इंडिया की जहां तक आप बात करते हैं, अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। अभी सिर्फ ये हुआ है कि 24 से पहले सभी विपक्षी दल ये बता रहे हैं कि हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है। अब बात आते हैं जो अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, भाजपा को सत्ता में लाने में सबसे ज्यादा जो बड़ा योगदान है वो भाजपा का ये दावा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, अराजकता को मिटाएंगे और ये जो करप्शन है, क्राइम है, इसको खत्म कर देंगे। जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि कई सारे उन्होंने वो गिनवाए, लेकिन उसके बाद भी आज भी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे योगी आदित्यनाथ के सरकार की कार्रवाई को ले लीजिए, जनता को बांधे रखने में भाजपा सक्षम है। इसको अगर विपक्ष पचा नहीं पाता तो ये इसको मैं मतलब राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन जनता के बीच में जो भी भाजपा के कार्य हैं या बहुत सारे लूप होल्स हैं, इस पर कोई वो संदेह नहीं है, लेकिन जनता पर जो एक पकड़ है वो आज भी भाजपा ने बना के रखी है। और निश्चित रूप से 24 से पहले जो ये एक अलायंस बन रहा है, जो सभी लोग जुड़ रहे हैं, उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में जैसे हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को अभी 0 से शुरू करना है। कांग्रेस में जो अभी मतलब कांग्रेस का एकदम जो ढांचा होता है, जो एकदम जमीनी ढांचा है, वो भी अभी दोबारा से बनाना है। तो जो भी विपक्षी पार्टी अगर भाजपा को काउंटर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको दोबारा से एक वातावरण बनाना पड़ेगा। जनार्दन जी, ये सपा की क्या स्थिति दिख रही है?
उत्तर प्रदेश में? देखिए, सपा का हमेशा प्रहार यही रहा है कि भाजपा ने समाजवादी पार्टी के कार्यों को अपना नाम दिया है। हर एक अभी भी मतलब मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद भी अगर भाजपा कुछ भी करती है तो बोलते हैं ये तो हमने शुरू किया था। तो निश्चित रूप से एक प्रश्न बड़ा ये उठता है कि आपने सारे कार्य अधूरे क्यों छोड़े, जो भाजपा को पूरे करने पड़ते हैं। तो मैं ये एक बात अपनी जनता को रखना चाहता हूं सबके माध्यम से कि कहीं ना कहीं मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि भाजपा इन सब त्रुटियों के बावजूद जनता पर एक पकड़ बनाने में अभी भी कामयाब है, सफल हो रही है। मुझे लगता है इसका जवाब तारिक खान साहब, एक पकड़ बनाने की जो बात होती है जनता में, वो उसमें सफल हो रही है लगातार बीजेपी। कहीं और तैयारी भी पूरी कर ली है बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए लोकसभा चुनाव में। आपकी किस तरह की तैयारी है सर, और जनता से कैसे कनेक्शन और स्थापित करने की आप कोशिश करेंगे ताकि 2024 में आपको फायदा हो इसका? हमारी साइकिल यात्रा शुरू होने जा रही है और हमने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। हमने लैपटॉप बांटे, हमने एक्सप्रेसवे बांटे, हमने कई महिलाओं के लिए योजना स्टार्ट की। तो वो उसका जवाब ये है। और हिंदुस्तान जाना जाता है, हम आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, वो चाहे दांडी मार्च हो गांधी जी का, वो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब में। और उसी भारत छोड़ो आंदोलन में जब अगस्त में उसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने, तो इन्हीं की जो पेरेंट पार्टी। लेकिन सर आपकी पार्टी में इस वक्त पार्टी छोड़ो आंदोलन क्यों चल रहा है? आपकी पार्टी में इस वक्त पार्टी छोड़ो आंदोलन क्यों चल रहा है? अपने ही नेताओं को आप क्यों नहीं अपनी पार्टी में रख पा रहे हैं? क्यों वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं या फिर बाकी पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं, ये हिंदुस्तान की पहली घटना नहीं। जब चुनाव 5-6 महीना करीब होते हैं तो पहले भी हमने देखा राजभर साहब और अभी ये जो मंत्री गए हैं, उससे पहले मौर्य जी, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए। तो ये तो सामान्य है, चुनाव से पहले ऐसा होता है। एसएन सिंह साहब का एक बात का जवाब दे दी, ये कह रहे थे छोटे बच्चे को देते जाओ वो रोता रहता है। छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, अब बड़े बच्चे को बताया जाता है कि बेटा, भैया, मुन्ना, ये प्रेजेंट में जीना है। और वो बड़ा बेटा जो बड़ा हो गया है, 50 साल का हो गया, उसका सीना 56 इंच का है। उससे कहा जाता है कि भविष्य को देखो और जो प्रेजेंट है उसको देखो। वो भूतकाल में क्या है, उसकी पहिया 17 से पहले फंसी हुई है। वो तुरंत बता देता है कि 17 से पहले ये होता है, 17 से पहले ये होता था, वो होता था। आपसे सवाल पूछा था कि 3 रुपए में चल जाएगा काम, जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जवाब? और वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी याददाश्त खराब हो गई है, वो गजनी बन गया है। उसकी याददाश्त 17 से पहले फंसी हुई है। 17 में ये हो रहा था, जनता ने जनादेश 17 से पहले बात करने के लिए दिया है। अभी जनादेश दिया है और हमको विपक्ष का जनादेश दिया है। विपक्ष में बैठने से आप सवाल पूछने के लिए और आपको सरकार चलाने के लिए, 17 से पहले बात करने के लिए नहीं दिया है सरकार। आपको लोगों ने वोट, करोड़ों वोट मिले हैं, हमसे ज्यादा वोट मिले, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। टमाटर इतना महंगा क्यों है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका जब सवाल पूछा जाता है तो 17 से पहले बच्चा बड़ा हो गया, गजनी बन गया, उसकी याददाश्त नहीं पूरी हुई, उसकी याददाश्त भूतकाल में चल रही है। कह रहा है हम जीवन जो है वो 17 से पहले ही था, 17 के बाद की जिंदगी नहीं है, नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जवाब दे लीजिए, क्या है ये, क्या है? मुझे लगता है एसएन सिंह साहब इसका जवाब दीजिए, तारिक खान साहब का जवाब दीजिए। एक अपनी बात को पूरी कीजिए। एसएन सिंह साहब 1 मिनट का मैं थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। तारिक खान साहब मुझसे पूछेंगे और जवाब नहीं लेंगे। 1 मिनट रुकिए सर, मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास आई थी ना मैं। आप थोड़ा पेशेंस रखिए सर। हाँ जी, तारिक खान साहब बात को पूरी करें, मेरे पास समय की कमी है तो थोड़ी बात को जल्दी पूरी करें सर। मैंने फिर कहा कि मैंने सीधा सवाल पूछा तो बताने लगे थे, बच्चा रो रहा है, बताते हैं ये काम दे दिया, वो काम दे दिया। भूतकाल में चले गए, समाजवादी पार्टी में सरकार में ये होता था, वो होता था। जनादेश आपको मिला है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने रेवड़ी पट्टी वालों के लिए क्या किया, वो सड़क पे मर रहे हैं, झूठ मूठ किए, न लिया, कोई फायदा नहीं। चलिए एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए, सही कह रहे हैं कि ये भूतकाल में नहीं जीते हैं। हम बता रहे हैं कि पहले जो आपके मित्र अपराधी थे वो गरीबों की जमीन जो कब्जा किए थे, उस गरीबों की जमीन पे हम गरीबों के लिए मकान बना कर दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो आपके अपराधी मित्र थे वो लोगों को सताते थे, हम उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई किए। हम बता रहे हैं कि आपके समय में जो केवल जाति के लिए कार्य होते थे, आज जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है वो जाति धर्म देखकर नहीं हो रही है। हमारी चाहे वो
कोई भी योजना हो, बिजली की योजना हो, सड़क की योजना हो, सुरक्षा की योजना, अगर हम माइक उतरवाने का कार्य करते हैं तो एक धर्म के लिए नहीं होता है कि आपके यहाँ होता है कि नहीं जुमे की नमाज है, आज आप होली नहीं मनाएंगे। 2016 में आपकी ऐसी सरकार चलाती थी। आपके समय में हुआ था कि डीएम और एसपी ने कहा कि ऊपर से कहा गया एक धर्म के लोगों को मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लीजिए और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। हम रैपिड रेल बना रहे हैं, हम खाद के कारखाने दे रहे हैं। और मैं तो बहन को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जाके बहन अपने भाई को बताइए, मर्दों का प्रदेश, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा। वही कह रहा हूँ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला आपके मंत्री का बेटा राजस्थान में चले जाइए। राजस्थान के युवा बेरोजगार लखनऊ तक आते हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने धरना देते हैं। आपको देखना होगा, सभी जगह की बहनें आपकी हैं। राजस्थान में दुष्कर्म जाके देखिए, राजस्थान के दुष्कर्म को महिलाओं के साथ जो राजस्थान में हो रहा, भगवान न करे कहीं तो राजस्थान में बहनों के साथ दुराचार। और आपके भाई कह रहे हैं अरे हम मर्द हैं, हम तो ऐसे ही काम करेंगे। मुझे लगता है ऐसे लोग जो सिखों की हत्या कराए, जो सिख बहनों के मान को उजाड़े। डॉली जी मैं आपके पास आऊंगी। एसएन सिंह साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, एक एक करके बात सुनेंगे क्योंकि तभी जनता आपकी बात समझ पाएगी। एसएन सिंह साहब बोलिए, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो सबके लिए है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी थी इसलिए हम लोग भूतकाल में नहीं जीते। बताते हैं कि ये अपराधी वाला है। पहले पूरा प्रदेश अपराधियों से जाना जाता था, आज प्रदेश अपराधियों से नहीं जाना जाता। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। आज वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री है, काशी का कॉरिडोर है, गोरखपुर में खाद के कारखाने हैं, मथुरा में पेप्सिको की कंपनी है, गाजियाबाद में अवैध असले की फैक्ट्री भी है। और मैं वही बता रहा हूँ, अरे सुनिए, अपने भाई को संभालिए। राजस्थान में आपके मंत्री कह रहे हैं, भाई कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं महिलाओं पे दुराचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। तो आप दो तरह का परसेप्शन चलिए एसएन सिंह साहब, डॉली शर्मा जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉली जी चर्चा करिए। डॉली जी आपका रुख करूंगी मैं। डॉली जी प्रतिक्रिया दीजिए आप इस पर। अब इन्होंने बात की तो ये जवाब ले लें। 78 बिल्कुल जवाब आपको भी लेना पड़ेगा, आपको राजस्थान पे बोलना पड़ेगा, आप राजस्थान पे बताइए वहाँ की बहनें नहीं बहने हैं, पश्चिम बंगाल की बहनें नहीं बहने हैं। आपको राजस्थान पे आज बताना पड़ेगा वहाँ के बहनों के लिए सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है, क्यों आपके मंत्री कहते हैं, आपके मंत्री क्यों कहते हैं, अरे आपके मंत्री क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों मर्दों वाले। चलिए डॉली जी, चलिए मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। डॉली जी फाइनल कमेंट दीजिए ताकि मैं बाकी गेस्ट के पास भी जा सकूं। डॉली जी, एसएन सिंह साहब, डॉली जी को फाइनल कमेंट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। सर मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। डॉली जी जाके समझाइए कि पश्चिम बंगाल पे भी बोले, बिहार पर भी बोले, राजस्थान पे भी बोले। एसएन सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगी। फाइनल कमेंट डॉली जी आप अपना दीजिए। आप राजस्थान पे नहीं बोली, क्यों नहीं बोली भाई? आप जाके समझाइए, आप समझाइए। देवरिया में आपके पार्टी के लोगों ने महिला के साथ क्या किया। आप आसाम में जाइए, आपकी युवा की चलिए तारिक खान साहब आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। सर एसएन सिंह साहब बाकी लोगों को भी, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। एसएन सिंह साहब सत्ता में नहीं रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है महिलाओं। एसएन सिंह साहब एक एक करके बोलने दीजिए, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी लेती हूँ। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। सर आपके पास आऊंगी मैं। तारिक खान साहब, हम दुराचारियों को क्यों बोलने दें, हम ऐसे लोगों को क्यों बोलने दें जो हमारे बीच में बोलेगा वो सुनेगा। महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। खुल के बोलिए कि आपके मंत्री का। एसएन सिंह साहब मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं तारिक खान साहब के पास आऊंगी। सर आपकी फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगी। एसएन सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगी। रुकिए, वक्त के पास बहुत वक्त की कमी है। एक मिनट सर, सबका फाइनल कमेंट सुन लेने दीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपके पास भी आऊंगी। तारिक खान साहब, एसएन सिंह साहब रुकिए सर प्लीज सर, चर्चा में आप है प्लीज। गिरता है
और हजारों लाखों लोगों को मारने वाले घमंड होते हैं जो देश के संसाधनों पे तारिक खान साहब जल्दी बोलिए। इमरजेंसी लगवाने का कार्य करते हैं। पूछना चाहते हैं तारिक जी से, उनकी जब सरकार थी, तारिक जी की सरकार थी, वो जाति देखकर काम क्यों करते थे, धर्म देखकर काम क्यों करते थे? यही तो आप करते आए हैं सर। सभी पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप ही लगाती है, चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। डिबेट में भी आप बैठे हैं तो भी आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, महत्वपूर्ण पक्ष रखा अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। खबरें आगे भी जारी है।